अब हम लोग गिफ्ट का डिस्कशन करेंगे। गिफ्ट का डिस्कशन करेंगे, गिफ्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपके लिए यहां लिखे हुए हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। डिटेल्ड में डिस्कशन तो होगा आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में। अभी फिलहाल उतना डिस्कशन जरूर करेंगे जितना हमें रेसिडेंशियल स्टेटस में गिफ्ट के क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट का डिटेल्ड डिस्कशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर में है। डिटेल्ड डिस्कशन, गिफ्ट से रिलेटेड सारी बातों का डिस्कशन हम लोग 56 to 10 में कहां करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में 4 से 5 घंटे, है ना। ये बात मैंने तुमको बता रखी है। फिलहाल अभी कितना डिस्कशन करेंगे? जितने की हमें जरूरत है अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं गिफ्ट से रिलेटेड उनको करने के लिए। गिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सर, एक बार देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें गिफ्ट है या नहीं है, ढूंढते हैं गिफ्ट है या नहीं है। ये रहा, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। तो अभी हम लोग वेडिंग की बात करेंगे। मिला क्वेश्चन सेट बी में गिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यहां पे गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, गिफ्ट हस्बैंड से मिल रहा है, मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड से मिल रहा है, क्लोज फ्रेंड से मिल रहा है। तो अभी हम लोग गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव की बात भी करेंगे। गिफ्ट ऑन वेडिंग की भी बात करेंगे। इस तरीके से कि ये जब एग्जाम में आपके पास सामने क्वेश्चन दिखेंगे, ये सब क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको एग्जाम में बनेंगे, आपसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहां पे गिफ्ट है, गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ फ्रेंड रिसीव्ड इन इंडिया। अगर गिफ्ट इंडिया में रिसीव होगा तो क्या होगा, गिफ्ट अगर इंडिया से बाहर रिसीव होगा तो क्या होगा। हम एक्सक्लूसिवली सारे डिस्कशन इस तरीके से करेंगे कि एग्जाम में गिफ्ट से रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये कॉन्सेप्चुअल मेहनत कर रहे हैं, हेड वाइज और हेड के अंदर इनकम वाइज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मेजर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है? एग्रीकल्चर पे, डिविडेंड पे, गिफ्ट पे, बैंक इंटरेस्ट पे, डिवेंचर बॉन्ड के इंटरेस्ट पे। वो हमने एक हिस्सा बना दिया। कंफर्टेबल डिस्कशन, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखना है। सर अभी हमें हेड्स के बारे में नहीं पता, हमने कोई हेड्स अभी तक नहीं पढ़ा है क्लास में, लेकिन अपने रेसिडेंशियल स्टेटस में जो इनकम सब आ रही है, बिजनेस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी या अदर सोर्स, इनके क्वेश्चन बनने चाहिए। तो जितनी नॉलेज हमें चाहिए वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल क्या, बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी जा रहे हैं। जो आप समरी नोट्स बनाएंगे, रिवीजन नोट्स, उसमें ये कॉन्सेप्ट जाने चाहिए। अब काफी सारे कॉन्सेप्ट है जो गिफ्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम लोग। गिफ्ट के लिए जो सेक्शन है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जिसमें गिफ्ट आपका टैक्सेबल होता है, उसका सेक्शन है आपका 56 to 10। गिफ्ट के पहले ये जो 56 सबसेक्शन 2 के अंदर जो क्लॉज है आपका 10, इसके पहले ना क्लॉज 5 भी होता था, फिर 6 भी होता था, फिर 7 आया, सब बंद हो गए। अब फाइनली जो गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी है उसमें हम 56 to 10 मेंशन करेंगे, और यही आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। यही आप आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में मेरे से पढ़ोगे। सर सुना है इनकम टैक्स एक्ट में गिफ्ट टैक्सेबल होता है, सही सुना है। गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है और उसका सेक्शन है 56 to 10। आज सुन लियो, याद रखना है एग्जाम तक। एक्स नहीं है, 10 है, रोमन, ठीक, रोमन नंबर है ये। अच्छा, गिफ्ट पीजीबीपी में भी जा सकता है। अगर बिजनेस के कोर्स में, मान लो मेरा कोचिंग सेंटर और ये बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस के कोर्स में अगर कोई मुझे गिफ्ट दे तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। हम उसकी यहां बात नहीं कर रहे हैं। मान लो मैं प्रैक्टिस में हूं और क्लाइंट के यहां ऑडिट करने गया और क्लाइंट ने मुझे खुश होकर एक लैपटॉप गिफ्ट कर दिया,
बिजनेस के कोर्स में अगर कोई मुझे गिफ्ट मिले तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, हम उसकी यहां बात नहीं कर रहे। सर गिफ्ट सैलरी में भी टैक्सेबल होता है, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। बट ध्यान रखना, आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में बताऊंगा तुमको, गिफ्ट सैलरी में भी टैक्सेबल हो सकता है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे। ये बात तो हम लोग सैलरी की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। पीजीबीपी में भी जा सकता है गिफ्ट अगर बिजनेस के कोर्स में गिफ्ट मिल रहा है, डॉक्टर को उसके पेशेंट से मिल रहा है। हॉस्पिटल में एक पेशेंट इलाज कराने गया, इलाज से वो बहुत खुश हुआ, उसने गिफ्ट कर दिया, फीस दी है हॉस्पिटल के, खर्चे दिए हैं, उसके अलावा गिफ्ट। हम जैसे मान लो सीए प्रैक्टिस में है और हमें क्लाइंट से गिफ्ट मिल रहा है, हमें बिजनेस के कोर्स में स्टूडेंट से गिफ्ट मिल रहा है, तो पीजीबीपी की बात नहीं हो रही, अभी बिजनेस के कोर्स वाले गिफ्ट की बात नहीं हो रही, अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले गिफ्ट की बात नहीं हो रही। ये गिफ्ट कहां से मिल रहा है? फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, बर्थडे में, न्यू ईयर में या किसी भी ओकेजन पे। सर गिफ्ट जो मिलता है वो मनी में भी मिल सकता है, प्रॉपर्टी में भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी इमूवेबल हो सकती है, प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है। मान लो आपको गिफ्ट में शेयर्स मिल रहे हैं, गिफ्ट में गोल्ड मिल रहा है, एटसेट्रा। सर गिफ्ट किसके हाथ में टैक्सेबल करेंगे? रेसिपिएंट, डोनी, ट्रांसफरी, जिसको ये गिफ्ट मिल रहे हैं उसको टैक्सेबल करना है, डोनर को नहीं। जो गिफ्ट दे रहा है उसको नहीं, जिसको गिफ्ट मिल रहा है। मुझे रुपए मिले हैं अपने फ्रेंड से गिफ्ट में, तो मेरे हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी, रेसिपिएंट के हाथ में, पेई के हाथ में। सर कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एम्प्लॉयर वाला गिफ्ट सैलरी में, बिजनेस वाला गिफ्ट, बिजनेस के कोर्स में गिफ्ट पीजीबीपी में। ये नॉन बिजनेस वाला गिफ्ट है, ये नॉन सैलरी वाला गिफ्ट है। सर गिफ्ट कब टैक्सेबल होगा? जब गिफ्ट की वैल्यू अमाउंट 50,000 से अधिक होगी। किसी फ्रेंड ने मुझे ज्वेलरी गिफ्ट दी है, ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है, टैक्सेबल होगी। किसी ने मुझे अपना घर गिफ्ट में कर दिया, 20 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, टैक्सेबल होगी। किसी ने मुझे 70,000 रुपए कैश गिफ्ट दिया है, टैक्सेबल होगा। गिफ्ट का अमाउंट अगर 50,000 रुपए से अधिक हो तो गिफ्ट जिसको मिल रहा है उसको टैक्सेबल करेंगे। एक छोटा सा यहां पर मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है आपको, अभी समझिए, लिखिए नहीं, लिखने का टाइम दूंगा। सर मिस्टर एक्स कैश गिफ्ट दे रहा है, किसको? मिस्टर वाई को। कितना? 80,000 रुपीज। कितने से अधिक है? 50,000 से अधिक। तो ट्रांसफरर जो गिफ्ट दे रहा है मिस्टर एक्स, उसके पास कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, इसको कोई डिडक्शन नहीं है। सर इसके पास से 80,000 रुपीज जा रहे हैं एक्स के पास से, एक्स को इनकम टैक्स में किसी भी हेड में कहीं कोई बेनिफिट नहीं है, गिफ्ट देने वाले को कोई बेनिफिट नहीं है। बट जिसको गिफ्ट मिला है सर इसको अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपए से अधिक है। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 56(2)(10). देखो प्लीज ध्यान रखना, आगे मैं तुमको डिटेल्ड बताऊंगा। कहां? आईओएस की क्लास में, अबाउट द प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन प्रॉपर्टी आएगी, इमोल प्रॉपर्टी में लैंड बिल्डिंग 2 ही आती हैं। सर गिफ्ट के टोटल 5 केसेस हैं। गिफ्ट इन मनी, गिफ्ट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में मूवेबल, इमूवेबल, फिर उसमें भी फ्री में मिला है या पैसे देके मिला है। हम उतनी डिटेल्ड चर्चा अभी नहीं करेंगे, ठीक है? हम अभी मनी पे रहेंगे, हम अभी प्रॉपर्टी की बात भी नहीं करेंगे। सर 4-5 घंटे जो चीज पढ़ाऊंगा आगे, उसको अभी 10-15 मिनट में कैसे बताऊं? अभी लिमिटेड वे में बताऊंगा जो हमें जरूरत है। कहां? अभी रेसिडेंशियल स्टेटस में। सर सुना है गिफ्ट रिलेटिव से भी मिलते हैं, रिलेटिव से भी ले लेना। रिलेटिव में कौन आएंगे? पेरेंट्स आ सकते हैं, ब्रदर सिस्टर आ सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी आ सकते हैं, नाना नानी नहीं, दादा दादी, आपके भाई बहन, मम्मी पापा के भाई बहन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनफैक्ट वाइफ के भाई बहन भी आ सकते हैं इसमें। ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड के भाई बहन भी आ सकते हैं, एटसेट्रा। लॉन्ग लिस्ट है सर, कौन कौन रिलेटिव में आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, सब हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। फिलहाल पापा मम्मी, आपके भाई बहन, आपके पापा मम्मी के भाई बहन, दादा दादी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वाइफ के भाई बहन, वाइफ स्पाउस, हस्बैंड को वाइफ से गिफ्ट मिल रहा है, वाइफ को हस्बैंड से मिल रहा है, वाइफ और हस्बैंड के भाई बहन, इन सब से गिफ्ट कितना भी मिले, एनी अमाउंट, 50,000 की लिमिट छोड़ दो,
50,000 की लिमिट छोड़ दो, कितना भी मिले कभी भी मिले, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, न्यू ईयर में एवं मिले, सर कभी भी अमाउंट को टैक्सेबल नहीं करना। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। गिफ्ट मिला है सिस्टर से, गिफ्ट मिला है ब्रदर से, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, सब नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स टैक्सेबल नहीं होता, किसी भी दिन दे दो, कितना भी अमाउंट दे दो। और बट ध्यान रखना, अगर लिखा हो कजन, चाचा के बेटे, मामा के बेटे, कजन रिलेटिव नहीं होते। सर अगर कजन से गिफ्ट मिला है, गिफ्ट फ्रॉम कजन, मान लो क्वेश्चन आया गिफ्ट फ्रॉम कजन, अब उसमें मान लो गिफ्ट कितना आया 40,000, तो नॉट टैक्सेबल, और 80,000 तो टैक्सेबल, क्योंकि ये 50,000 से अधिक है। कजन रिलेटिव नहीं होते, ठीक। फिर वहां 50,000 की लिमिट काम करेगी। अभी ऊपर क्या बताया, अभी ऊपर क्या बताया, गिफ्ट का अमाउंट कब टैक्सेबल होगा, जब 50,000 से अधिक होगा। अभी रिलेटिव में कितना भी अमाउंट गिफ्ट ले लो चलेगा, 50,000 की लिमिट काम नहीं करेगी, और कभी भी गिफ्ट ले लो। लेकिन कजन रिलेटिव नहीं होते तो अगेन वहां 50,000 का लिमिट काम करेगा, है ना। अब है वेडिंग। अब वेडिंग का गिफ्ट, सर अभी बात हुई क्या, अभी बात हुई कि अगर गिफ्ट हमें रिलेटिव से कभी भी मिले, कोई पर्पस हो, कितना भी अमाउंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं करेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल बात ध्यान रखना, गिफ्ट टैक्सेबल होता है रेसिपिएंट के हाथ में जिसको गिफ्ट मिल रहा है, अगर गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से अधिक हो, सेक्शन 56(2)(10). अब उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेप्शंस, कि अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिले तो टैक्सेबल नहीं होगा। पर्पस अमाउंट नहीं देखना है, रिलेटिव की लिस्ट में देख लेना कि वो रिलेटिव है या नहीं है। डिटेल्ड लिस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में। वेडिंग, जिसको गिफ्ट मिल रहा है, सर वही एसएससी जिसको गिफ्ट मिल रहा है, पेई। ध्यान रखना शादी उसी की होनी चाहिए जिसको गिफ्ट मिल रहा है। क्वेश्चन मिस्टर एक्स का है, शादी उसी की हो रही है और उसी को गिफ्ट मिल रहा हो। बेटे की शादी में फादर को गिफ्ट मिलेगा तो फिर टैक्स कर देंगे। सर गिफ्ट ऑन वेडिंग, जिसका क्वेश्चन है उसी की शादी हो रही है, गिफ्ट उसी को मिल रहा है, तो फिर आप ध्यान रखना कितना भी अमाउंट मिले और किसी भी पर्सन से मिले, चाहे वो रिलेटिव हो, रिलेटिव और नॉट, रिलेटिव हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेडिंग के गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं करेंगे। बट प्लीज ध्यान रहे, जिसकी शादी हो रही है उसी को गिफ्ट मिले और वही गिफ्ट रखे। क्वेश्चन में होता है बेटे की शादी पर फादर के फ्रेंड ने फादर को गिफ्ट दिया, तब 50,000 की लिमिट लग जाएगी। अच्छा, कभी कभी होता है गिफ्ट कब मिला, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, तो फिर उस समय लिमिट काम करेगी, कितने की, 50,000 की। बट हाँ, अगर मान लो बर्थडे एनिवर्सरी पर रिलेटिव गिफ्ट दे रहे हैं तो टैक्सेबल नहीं होगा। सर मैंने अभी ऊपर क्या बोला, रिलेटिव कभी भी गिफ्ट दे दे, ठीक, और वेडिंग पे कोई भी गिफ्ट दे दे, अमाउंट दोनों में ही नहीं देखेंगे, वेडिंग पे भी नहीं और रिलेटिव में भी नहीं। लेकिन रिलेटिव गिफ्ट कभी भी दे सकता है। रिलेटिव अगर गिफ्ट बर्थडे पे दे, एनिवर्सरी पे दे, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। फ्रेंड गिफ्ट दे रहा है, क्या तो 50,000 और उससे कम दे, और या फिर वेडिंग पे दे, ये ध्यान रखना है। सर कभी कभी दो दोस्त मिलके आपको गिफ्ट देंगे, एक बढ़िया एग्जांपल, सर कभी कभी आपको दो दोस्त मिलके गिफ्ट देंगे, कितना, एक दोस्त ने दिया 30,000, दूसरे दोस्त ने भी दिया 30,000, बर्थडे था आपका, टोटल हो गए 60,000। सर एग्रीगेट देखते हैं, एग्रीगेट, अगर दो दोस्तों ने, तीन दोस्तों ने, चार दोस्तों ने मिलके गिफ्ट दिया है तो एग्रीगेट करके देखेंगे और वो 50,000 से ऊपर हो गया तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। बोला सर डिफरेंस टैक्स नहीं करेंगे, 60,000 में से 50,000 माइनस करके 10,000 को टैक्स नहीं करेंगे, नहीं नहीं, ऊपर भी मैंने क्या बोला है, 70,000 पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर भी यहां क्या बोला है, 80,000 रुपया पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। जैसे ही तुम लिमिट क्रॉस करोगे फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। लिखिए एक बार इतना, ये इंटरेस्ट वाली बात सब आप लिख चुके थे, राइट, ये लिखिए। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, रिलेटिव बात वाली बात लिख ली वीडियो रोक के। नेक्स्ट, वेडिंग वाली बात भी लिख ली।
नेक्स्ट ये कॉमन फ्रेंड वाली बात लिख ली। दो फ्रेंड, दो से अधिक फ्रेंड आपको मिलके गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको एग्रीगेट करके देखना है 50,000 क्रॉस किए हैं कि नहीं। ठीक, वेडिंग पर जिसकी शादी है उसी को गिफ्ट मिले, किसी से भी कितना भी अमाउंट मिले, चाहे वो रिलेटिव हो या फ्रेंड, टैक्सेबल मत करना। बर्थडे एनिवर्सरी पर दोस्त आएगा तो लिमिट लगेगी, रिलेटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अब और एक नया कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये वाला हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है। तुमको एग्जाम नाइट में रिवाइज करना पड़ेगा, तुमको इसको एग्जाम नाइट में रिवाइज करना होगा। बिना रिवीजन करके जाओगे गलत ही आएगा आंसर। अब ऊपर हमने क्या देखा, गिफ्ट टैक्सेबल हो सकता है, गिफ्ट टैक्सेबल नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर गिफ्ट वेडिंग पे मिला है तो तीनों कॉलम में नॉट टैक्सेबल, गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिला है तो तीनों कॉलम में नॉट टैक्सेबल, और अगर गिफ्ट तुमको 50,000 और उससे कम मिला है तो तीनों में टैक्सेबल, तीनों में नॉट टैक्सेबल। सर हमें यहां कौन से गिफ्ट की बात कर रहे हैं? अब वो गिफ्ट जिसका वैल्यू 50,000 और उससे कम है? नहीं सर, वो तो पहले ही ऊपर हो गया है कि नॉट टैक्सेबल, तीनों कॉलम में नॉट टैक्सेबल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शादी में मिला हुआ गिफ्ट तीनों कॉलम में नॉट टैक्सेबल। ठीक, ऊपर गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स तीनों कॉलम में नॉट टैक्सेबल, चाहे आप ROR हो, RNOR हो या NR हो, ऊपर बात हो गई। और गिफ्ट का अमाउंट ही अगर 50,000 और उससे कम हो तो अगेन तीनों कॉलम में नॉट टैक्सेबल। सर यहां बात तो हुई थी ना, गिफ्ट अगर कजन से मिल रहा है 40,000 रुपए तो नॉट टैक्सेबल, कहां? तीनों कॉलम में नॉट टैक्सेबल। जो नॉट टैक्सेबल है उसमें ROR, RNOR, NR करेगा क्या? हमने नहीं बोला ना कि ये बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट को ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोला। 50,000 तक का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है, चाहे स्टेटस कुछ भी हो। ठीक, अब बोला नहीं सर दोस्त से मिला है गिफ्ट 50,000 से ऊपर का है, ऐसे बात कर रहे हैं। गिफ्ट मिला है 50,000 से ऊपर का है और नॉन रिलेटिव है। सर नॉन रिलेटिव है और वेडिंग भी नहीं है। सर वेडिंग भी नहीं है, ना तो वेडिंग है ना रिलेटिव है, गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ऊपर है। अब बताना सर, अगर गिफ्ट तुमको इंडिया में रिसीव्ड हो तो वही जो पढ़ते हैं आप सेक्शन 5, तीनों में टैक्सेबल। अब है गिफ्ट इंडिया के बाहर मिला है, गिफ्ट अगर इंडिया के बाहर मिला है, ध्यान से सुनिए, गिफ्ट आपको मिला है लेकिन कहां? इंडिया के बाहर मिला है। ठीक, तो बाहर मिला है तो अब सवाल है किससे मिला है? अच्छा मनी की बात हो रही है, मनी। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मनी की, मनी की। गिफ्ट जो मिल रहा है रुपए में, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो रुपए में मिल रहा है इंडिया में, तो सर तीनों में टैक्स कर देना। गिफ्ट इंडिया के बाहर मिला है तो तुमको सवाल पूछना पड़ेगा यहां पे स्पेशल, ये गिफ्ट किससे मिला है? रेसिडेंट से? तो फिर देखो ध्यान से क्या मैंने बोला है, ध्यान से। ये ऐसा सवाल किसी में नहीं पूछ रहे थे, हमने घर रखा था इंडिया के बाहर, वहां रेंट मिला था, हमने नहीं पूछा रेंट किससे मिल रहा है, रेसिडेंट से या नॉन रेसिडेंट से, नहीं पूछा। ये स्पेशल सवाल गिफ्ट के केस में पूछना पड़ेगा तुमको। अभी ऊपर हमें ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में घर बाहर है, रेंट भी बाहर मिला, रेंट किससे मिला? रेसिडेंट से या नॉन रेसिडेंट से? रेंट में ऐसा सवाल नहीं है, कैपिटल गेन में ऐसा सवाल नहीं है, गिफ्ट में आके तुमको ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा। गिफ्ट के केस में तुम्हें पूछना पड़ेगा गिफ्ट कहां मिला? इंडिया के बाहर। ठीक, अब गिफ्ट किससे मिला है? गिफ्ट इंडिया के बाहर मिला है, गिफ्ट किससे मिला है? रेसिडेंट से मिला है या नॉन रेसिडेंट से मिला है? यह सवाल पूछना पड़ेगा। अच्छा रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, तुम्हें तो मालूम है ROR हमेशा टैक्स देगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 5। लेकिन आगे अगर बोलता है गिफ्ट इंडिया के बाहर मिला है लेकिन रेसिडेंट से मिला है, किसको? RNOR को, NR को, तो एक सेक्शन है हमारे पास 918 जो बोलता है टैक्सेबल कर देना। किसको? RNOR को भी और NR को भी। किसको? RNOR को भी और NR को भी। और ये इस बार की अमेंडमेंट है, ये इस बार की अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2023। ये पहले से चला आ रहा है, ये सेम है, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक्चुअली में हम बच्चों को पहले पढ़ाते थे 918 में NR सिर्फ टैक्स देगा, RNOR टैक्स नहीं देगा, क्योंकि लिखा था रेसिडेंट अगर गिफ्ट दे नॉन रेसिडेंट को। अब वहां पर ऐड कर दिया, इस साल से अमेंडमेंट आके RNOR भी ऐड कर दिया है। तो सर लास्ट वाले दोनों कॉलम टैक्सेबल हो गए। अगर गिफ्ट मिल रहा है रेसिडेंट से, किसको? NR को या फिर RNOR को, कहां? इंडिया के बाहर, दोनों टैक्सेबल हो गए। वाई? बिकॉज ऑफ 918। तो बोला सर ROR क्यों टैक्स हो रहा है? फॉरेन इनकम।
सर RNOR के लिए तो ये फॉरेन इनकम है और इसको हम टैक्स करेंगे ही करेंगे। ROR के लिए, सर ROR के लिए कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम। गिफ्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ROR के लिए कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम, चाहे रेसिडेंट से मिले या नॉन रेसिडेंट से। सेक्शन 5 के कारण हम इसको टैक्स करेंगे। और 918 कहता है दो लोगों के लिए यही इंडियन इनकम बन जाएगी, टैक्स कर दो। अगर गिफ्ट रेसिडेंट से मिला है RNOR को, गिफ्ट रेसिडेंट से मिला है NR को, तो एक स्पेशल सेक्शन लग गया 918, कहता है ये इनकम डिम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया होगी 918 में फॉर RNOR एंड NR, बस दो लोगों के लिए। ROR का डिस्कशन नहीं है, 918 में ROR का डिस्कशन नहीं है, इसीलिए मैंने बाहर पहले कॉलम में सेक्शन 5 लिखा है। सेक्शन 5 स्पेशल केस है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। 918 कह रहा है, मैंने भी लिखा है आपको। और अगर नॉन रेसिडेंट दे तुमको गिफ्ट इंडिया के बाहर, तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर का गिफ्ट बाहर ही मिल रहा है तो टैक्सेबल तो नहीं करेंगे। लेकिन फिर गिफ्ट दे कौन रहा है? रेसिडेंट, तो एक सेक्शन आ जाता है 918 जो दोनों को टैक्स कर देता है। ROR तो बचेगा ही नहीं। सर 918 एक बार पढ़ाना, तो चलते हैं 918 पढ़ने, क्या दिक्कत है? पेज नंबर 4.15 आपकी बुक में क्या कहा था? सेक्शन 5 कंप्लीट होगा, सेक्शन 9 स्टार्ट होगा। सेक्शन 9 में हम लोग एक पढ़ चुके 914 डिविडेंड। थोड़ी देर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सैलरी वाले पार्ट को थोड़ी देर में। 912 913 भी आज ही की क्लास में होगा, थोड़ी देर में। 914 आप पढ़ चुके, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडियन इनकम, हेंस तीनों कॉलम में टैक्सेबल। अब 918 क्या बोलता है? इनकम कहां हो रही है? इंडिया के बाहर, मतलब गिफ्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है? गिफ्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तभी तो कहेंगे गिफ्ट इंडिया के बाहर मिल रहा है। किसकी बात हो रही है? गिफ्ट की। कौन से सेक्शन में? 918 में। गिफ्ट कहां रिसीव हुई है? इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब गिफ्ट तुमको बाहर रिसीव हुआ है। अच्छा, क्या है गिफ्ट में? सम ऑफ मनी। हम यहां प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात गिफ्ट में करते हैं। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, लेकिन यहां पर 918 में ओनली मनी की बात हुई है, ओनली मनी की बात हुई है। अभी क्वेश्चन करेंगे। 918 में सिर्फ मनी की बात हुई है। कहता है इनकम कहां हो रही है? इंडिया के बाहर। कौन सी इनकम? सिर्फ रुपए वाली, ठीक, जिसका डिस्कशन सेक्शन 56 to 10 में होता है, मतलब वही लिमिट 50,000 से ऊपर। वेडिंग वाला नहीं होना चाहिए, और रिलेटिव वाला नहीं होना चाहिए, अमाउंट 50,000 से ऊपर होना चाहिए। हम उन सबको, कौन पे कर रहा है? पेड बाय रेसिडेंट। कौन पे कर रहा है? रेसिडेंट इन इंडिया पे कर रहा है। पेयर कौन है? रेसिडेंट। अच्छा, किसको पे कर रहा है? नॉन रेसिडेंट को। अब चाहे वो फॉरेन ही कंपनी क्यों ना हो, NESEC, नॉन रेसिडेंट, चाहे वो इंडिविजुअली क्यों ना हो, कंपनी क्यों ना हो, लेकिन नॉन रेसिडेंट। या फिर अब देखिए अमेंडमेंट ऑन और आफ्टर 1/4/2023। आपका प्रीवियस ईयर क्या पढ़ रहे हैं आप? 23-24। आप अभी क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? 23-24 असेसमेंट ईयर, 24-25 लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट क्लास। आपका एग्जाम कब है? 2024 में। एक अमेंडमेंट है क्या? सर अगर NR के साथ साथ ये गिफ्ट किसको मिल रहा है? RNOR को, तब भी ये सेक्शन लगेगा। बोला सर ROR कहां जाएगा? अगर ROR पेई है तो कहां जाएगा? सर वो तो सेक्शन 5 में ही जाके टैक्सेबल हो जाएगा ना, फॉरेन इनकम। तो यहां ROR क्यों लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ROR अगर यहां नहीं भी आता है तो वो फॉरेन इनकम बोल के सेक्शन 5 में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। हम यहां दो लोगों को टैक्स करेंगे। गिफ्ट कौन दे रहा है? रेसिडेंट। गिफ्ट अगर रेसिडेंट दे, किसको? नॉन रेसिडेंट को, या फिर RNOR को, तो फिर हम उसे डिम्ड इंडिया की इनकम बोल के दो कॉलम में टैक्स करेंगे, RNOR के लिए और NR के लिए। सवाल ROR का क्या होगा? सर ROR को तो सेक्शन 5 में टैक्स करेंगे ही करेंगे, फॉरेन इनकम बोल के। तो ये आपका 918। देखिए क्या लिखना है बुक पे, देखिए पेयर यहां पे रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ROR के लिए पेयर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है, हम उसको सेक्शन 5 में टैक्सेबल करेंगे ही करेंगे।
918 कब लगेगा? जब पेयर रेसिडेंट हो और पेई जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो एनआर या फिर आरएनओआर हो। आरएनओआर इस साल से ऐड हुआ है, ये इस साल की अमेंडमेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस की। रेसिडेंशियल स्टेटस में सिर्फ एक यही छोटी सी अमेंडमेंट हुई है। और क्या अमेंडमेंट हुई है सर? वो हमारे ईयर में 366 डेज है इंस्टेड ऑफ 365। बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है अमेंडमेंट के तौर पे इस चैप्टर में। डन। वीडियो रोक के लिखा। प्लीज यहां प्रॉपर्टी का डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ मनी का डिस्कशन होता है 918 में। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन से ज्वेलरी गिफ्ट और से बिल्डिंग गिफ्ट। बिल्डिंग गिफ्ट में दे रहे हो, ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहे हो, 918 अप्लाई नहीं होगा। 918 सिर्फ रुपए के लिए बोल रहा है, मनी। ठीक। और आरओआर अगर पेई है तो 918 में आने की जरूरत ही नहीं है, सेक्शन 5 से टैक्स कर दो। इसीलिए आरओआर ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचना कि आरओआर बच गया, आरओआर सेक्शन 5 में पकड़ा गया। फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर बोल के। डन। वीडियो रोक के लिख लिए। वापस आते हैं नोट्स में। सर यही तो है। गिफ्ट वेडिंग वाला नहीं है, रिलेटिव वाला भी नहीं है, गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से अधिक है। गिफ्ट रिसीव्ड इन इंडिया है, सेक्शन 5, तीनों को टैक्स कर दो। गिफ्ट इंडिया के बाहर मिला है, पूछो क्या रेसिडेंट से मिला है, तो फिर आप 918 के कारण लास्ट के दोनों कॉलम में टैक्सेबल करो, और आरओआर को तो हम सेक्शन 5 के कारण टैक्स कर रहे हैं। और एनआर से मिला है तो लास्ट वाले दोनों कॉलम टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि 918 एप्लीकेबल ही नहीं होता है गिफ्ट अगर एनआर से मिले। और गिफ्ट इंडिया के बाहर मिला है, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम। तो ऊपर वाला टैक्स कैसे हुआ सर? 918 के कारण वो इंडिया की इनकम बन गई। 918 के कारण वो क्या बन गई? इंडियन इनकम, इसीलिए टैक्स हो गया। देखिए यहां तक आप लिख चुके थे ये सब। वीडियो रोक के आप ये सब लिख चुके थे, राइट? रिलेटिव वाली बात लिख चुके थे, वेडिंग वाली बात लिख चुके थे, दो दोस्तों ने मिलकर गिफ्ट दिया, ये बात लिख चुके थे। डन। अब इसे डन। वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर, अब काफी सारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो गया है। हम अब एग्जाम्पल के थ्रू उसको वापस से रीलर्न करेंगे। कितने सारे एग्जाम्पल देखो मैंने दिए हैं, सारे रुपए वाले, इसमें कहीं प्रॉपर्टी मैंने इन्वॉल्व नहीं किया है। और अभी जितनी चीजें बताई हैं सब आपको मैं यहां रिवाइज कराऊंगा, मैं खुद। अब देखिए यहां पे गिफ्ट ऑफ ₹80,000 रिसीव्ड इन इंडिया, और सर इंडिया में रिसीव हुआ है, लेकिन आगे तो देखो सिस्टर से हुआ है। अब मान लो मैं यहां बर्थडे लिख देता हूं, बर्थडे लिख देता हूं। अच्छा सिस्टर कहां रह रही है? यूएस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टर रिलेटिव है, चाहे वो इंडिया में रहे या फॉरेन में रहे। अच्छा मैं यहां फॉरेन करेंसी लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ये ₹80,000 तुमको यूएस डॉलर में मिले, बट कहां मिले? इंडिया में। सर टैक्स होना चाहिए, नहीं होगा टैक्स, रिलेटिव है। सर सिस्टर कहीं भी रहे, इंडिया में रहे या बाहर रहे, सिस्टर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, सिस्टर नॉन रेसिडेंट है। अरे सिस्टर तो सिस्टर ही है, रिलेटिव। सर हमने इसको क्या माना? रिलेटिव, और नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। किस कॉन्सेप्ट से? रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से। ये ध्यान रखना है तुमको। डन। लिख लिया नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। आप ऐसा करो, वीडियो रोक के ये लिख लो 58, 59, 60। समझाऊंगा मैं ही, बताऊंगा मैं ही। ये यहां तक लिख चुके थे। डन। वीडियो रोक के लिख लिया 60 तक। डन। नेक्स्ट। वीडियो रोक के लिख लिया 61 से 63 तक। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। 66 तक आप सब कुछ लिख चुके हैं वीडियो रोक के, कुछ भी नहीं छूट रहा।
चलिए सर गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिले, रिलेटिव इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर रहे, करेंसी फॉरेन हो या इंडियन हो, पर्पस बर्थडे ही क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गिफ्ट 8 लाख कर दो सर, गिफ्ट 8 लाख कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंडिया में मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं कर रहे, सिर्फ एक रीजन से, क्या, रिलेटिव। ठीक है, अगला सिर्फ 40,000 रुपीज का गिफ्ट है। अब वो दोस्त से मिले, बर्थडे पे मिले, क्या ही फर्क पड़ता है। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। किसके कारण सर? लिमिट 50,000 वाले के कारण। रीजन ऊपर क्या है? रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता है। अगले में क्या रीजन है सर? सर वो 50,000 तक गिफ्ट टैक्सेबल ही नहीं होता ना। अगला पढ़ते हैं सर, गिफ्ट 60,000 रुपीज का रिसीव्ड इन इंडिया फ्रेंड से बर्थडे में। वेडिंग का गिफ्ट है? नहीं। रिलेटिव का गिफ्ट है? नहीं। 50,000 से ज्यादा है सर। इंडिया में मिला है? हाँ सर, अभी बताया था, तीनों में टैक्सेबल कर दो। 60,000, 60,000, 60,000, सिंपल, अभी बताया आपको। अगला सर, गिफ्ट वेडिंग पे नहीं, वेडिंग की एनिवर्सरी पे मिला है। शादी पे नहीं मिला, शादी की सालगिरह पे मिला है, इंडिया में मिला है। 2 दोस्तों से मिला के 70,000 मिला है। सर वेडिंग का गिफ्ट नहीं है, वेडिंग एनिवर्सरी का है। 70, 70, 70। एग्रीगेट गिफ्ट 50,000 से अधिक है। वेडिंग नहीं है, ये वेडिंग एनिवर्सरी है, बेनिफिट वेडिंग का मिलता है। अगला सर, गिफ्ट ऑफ रुपीज 1 लाख रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन वेडिंग। सर शादी में मिला हुआ गिफ्ट, शादी इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, हम कभी भी टैक्स नहीं करेंगे। सर इस 1 लाख की जगह 10 लाख कर दो अमाउंट, तब भी टैक्सेबल नहीं होगा। शादी हो रही है, जिसकी शादी है उसी को मिल रही है। अब शादी में पापा को मिलेगा फ्रेंड से, तो फिर हम 50,000 से अधिक बोल के टैक्सेबल कर देंगे। जिसकी शादी है उसी को मिल रहा है, ये ध्यान रखना। फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन वेडिंग, वेडिंग किसकी है? एसएससी की, जिसका क्वेश्चन है। 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, कुछ भी टैक्स नहीं करना। शादी इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, गिफ्ट ऑफ रुपीज 60,000 रिसीव्ड इन यूएस फ्रॉम अ फादर, रिलेटिव, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। अब चाहे इंडियन करेंसी हो, फॉरेन करेंसी हो, सर इसको कर दो रिसीव्ड इन इंडिया। क्या हो रहा है आज? इसको आप और मान लो लिख सकते हो क्या? रिसीव्ड इन इंडिया, तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। फादर, रिलेटिव, सर यहां रीजन क्या है? रिलेटिव, फादर से मिल रहा है गिफ्ट। सर इसमें रीजन क्या है? वेडिंग का गिफ्ट है, टैक्सेबल नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, गिफ्ट ऑफ रुपीज 70,000 रिसीव्ड इन यूएसए फ्रॉम अ रेसिडेंट फ्रेंड ऑन बर्थडे। जो गिफ्ट दे रहा है वो रेसिडेंट फ्रेंड है, भले यूएस में गिफ्ट हो रहा है। सर इस 70,000 को टैक्स करने के बाद यहां भी हम लोग 70,000 को टैक्स करेंगे। यही आपका क्या है? सेक्शन 918। और यहां क्यों टैक्स किए हो? सेक्शन 5 के कारण। यहां क्यों टैक्स किए हो? सेक्शन 5 के कारण। बहुत सिंपल। गिफ्ट ऑफ रुपीज 70,000 रिसीव्ड इन यूएसए, तो ये फॉरेन की इनकम है। किससे मिल रहा है? रेसिडेंट फ्रेंड से, तो लास्ट वाले दोनों भी टैक्सेबल हो जाएंगे। ये रेसिडेंट वाला यूनिक है, एग्जाम नाइट रिवीजन। सर ये रेसिडेंट वाली बात हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं पूछ रहे थे, है ना, कैपिटल गेन में नहीं पूछ रहे थे, पूरा यूनिक है, गिफ्ट के केस में पूछना पड़ेगा। अब आगे फिर से 70,000 मिला है, यूएस में मिला है, फ्रेंड से मिला है, बर्थडे पे मिला है, बट फ्रेंड मेरा यूएस सिटीजन है और इंडिया कभी नहीं आया है, मतलब नॉन रेसिडेंट है। फ्रेंड कौन है? नॉन रेसिडेंट पेयर। तो उस केस में 70,000 पहले में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों में कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। सर 918 अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये इंडिया की इनकम नहीं है, फॉरेन की इनकम है, और रिसीव्ड भी फॉरेन में ही हो रही है। बच गया लास्ट वाला दोनों। ठीक है सर, ये मात्र 40,000 है, मात्र 40,000 है, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल लिमिट के कारण।
तो जो भी चीज कॉन्सेप्ट आपको अभी पढ़ाया सब यहां पर आपका क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। अभी और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बताऊंगा एक एक करके, बट अभी जितना चीज पढ़ा दिया आपको मैंने, जितना चीज पढ़ाया उस पर मैंने ये रिवीजन करा दिया। तो इस नोट्स को जब आप क्लास के बाद देखो, आज क्लास के बाद रिवीजन करना ही पड़ेगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। सर इंटरेस्ट पढ़ा रहा था तो 80 TTA TTB पढ़ाया, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कुछ बातें थी एग्रीकल्चर वाली, डिविडेंड वाली, वो बात इजी थी, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ बातें स्टार्ट हुई, जैसे 80 TTA TTB का कॉन्सेप्ट, जैसे गिफ्ट का कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें तो आज तुमको क्लास के बाद, एक तो क्लास में अच्छे से पढ़ो, स्पीड को नॉर्मल कर दो। अगर तुम वीडियो को स्पीड से देख रहे हो तो नॉर्मल कर दो, ठीक है, और समझ समझ के लिखो। पहले मैं समझा रहा हूं और फिर मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं, तो कनेक्ट करो। फिर आज क्लास के बाद रिवीजन भी करना, अगली क्लास स्टार्ट करने की जल्दबाजी ना करना। काफी नई नई चीजें आप पढ़ रहे हो क्लास में आज। ये लिख चुके थे आप वीडियो रोक के, है ना। ये एग्जाम्पल अब और क्लैरिटी देगा। रीजन लिखते चलना साथ में कि क्यों सर नॉट टैक्सेबल लिख रहे हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, चलिए सर अब इसमें आते हैं, क्या कहता है ये। कुछ एग्जांपल्स और हैं यहां पे हमारे पास सैलरी में जाने से पहले। क्या लिखा हुआ है यहां पे सर, यहां तक तो बात हो गई थी, ऊपर मनी की बात कर रहे थे, राइट। अब है गिफ्ट। कहता है गिफ्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी से ज्वेलरी। अभी अभी मैंने ऊपर कहा भी था आपको कि गिफ्ट में क्या क्या आ सकता है, मनी भी आ सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है, एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब आ सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे शेयर्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, गोल्ड हो गया, इनफैक्ट बिटकॉइन भी आता है, क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलते हैं, ये सब भी आते हैं। सर कहता है गिफ्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी से ज्वेलरी। अगर मुझे कोई ज्वेलरी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू FMB 50,000 रुपीज से अधिक हो तो वो क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि मेरे बर्थडे पर मेरे फ्रेंड ने 70,000 रुपीज कैश दिया। अब मान लो वो कैश की जगह ज्वेलरी देता है जिसकी मार्केट वैल्यू 70,000 है, तो भी गिफ्ट के प्रोविजन लग सकते हैं, है ना सर। अब उसमें भी प्रॉपर्टी इज डिफाइंड, प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी डिफाइंड है कि गिफ्ट का प्रोविजन किस पे लगेगा। जैसे कि शेयर्स क्वेश्चन में हो, ज्वेलरी हो, गोल्ड हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, इन सब में गिफ्ट के प्रोविजन लगते हैं। बट अब जैसे कार इज नॉट अ प्रॉपर्टी। जैसे कार होगा कि मैंने तुम्हें कार गिफ्ट दी है, तो सर ये टैक्सेबल नहीं होता। जैसे मैंने बताया था रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करके सेल करते हैं तो वहां कोई कैपिटल गेन नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं अपना पर्सनल घर और पर्सनल फर्नीचर, पर्सनल कपड़े बेच दूं तो वहां कोई कैपिटल गेन नहीं है, बताया था। वैसे यहां पे अब जैसे कार को प्रॉपर्टी नहीं कहते, यानी गिफ्ट का प्रोविजन कार पे एप्लीकेबल नहीं है। यानी मैं अगर तुम्हें कार गिफ्ट दूं तो ये किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट ऑफ फर्नीचर, बाइक, मोबाइल, कार, ये सब चीजें टैक्सेबल नहीं होती। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे कहां, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में। जैसे मैं तुम्हें महंगे महंगे कपड़े गिफ्ट में दूं, अगर मैं तुम्हें 70,000 रुपया कैश गिफ्ट करूंगा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें महंगे कपड़े, घड़ियां, मोबाइल, बाइक, कार, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें मैं अगर गिफ्ट करता हूं तो ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आता। सर अगर आपको प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखना है तो आप नोट्स में जाना, पेज नंबर 7.14 पे, वहां प्रॉपर्टी का डेफिनेशन डिफाइंड है। आपके पास जो बुक है
उसी में 7.14 पे 7.14 पे जाओगे तो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है गिफ्ट के लिए। अब उसमें फर्नीचर, कार, बाइक, मोबाइल, वॉचेज, कपड़े ये सब नहीं आते हैं। और सुनो, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जो 918 का प्रोविजन है वो कब लगता है, जब मनी का केस हो। मनी का केस हो वो प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है। और कब लगता है, जब रेसिडेंट पेमेंट करता है किसको, आरएनओआर को और या फिर एनआर को, तब लगता है। सर गिफ्ट में ऐसे मनी प्रॉपर्टी सब आते हैं, लेकिन 918 का जो प्रोविजन है कहता है डिम्ड इनकम मान लेंगे, वो सिर्फ मनी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। और वो भी कब, जब गिफ्ट हम दे रहे हैं किसको, रेसिडेंट दे रहा है आरएनओआर या एनआर को। तो ये बात तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि गिफ्ट का प्रोविजन प्रॉपर्टी पे भी लगता है। प्रॉपर्टी डिफाइंड है, कुछ चीजें प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आती है और कुछ चीजें आती हैं। अब जैसे मैं तुम्हें कार गिफ्ट करूं तुम्हारे बर्थडे पर में और तुम फ्रेंड हैं, तो गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कार नहीं आती। जैसे मैंने बोला था कैपिटल गेन ट्रांसफर करना होगा कैपिटल एसेट को, तो देखना होगा कि कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आप आते हैं या नहीं, राइट। वैसे ही प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आने के बाद देखेंगे गिफ्ट का प्रोविजन। तो काफी सारी चीजें फ्यूचर में भी डिटेल्ड एनालिसिस करनी है हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में। फिलहाल इतनी नॉलेज के साथ आगे के गिफ्ट के क्वेश्चन बन जाएंगे। लिमिटेड नॉलेज, अभी आपको सिर्फ लिमिटेड नॉलेज दी जा रही है। यहां तक आप लिख चुके थे, यहां सिर्फ देखो तो रुपए की बात हुई थी। यहां जितने भी गिफ्ट के एग्जाम्पल थे ना, ये सब गिफ्ट इन मनी की बात हुई थी। गिफ्ट इन मनी की बात हो रही थी आपके, लिखना चाहो लिख लो ऊपर में 58 के ऊपर गिफ्ट इन मनी, 59, 58, 60, 61, ये सब गिफ्ट इन मनी था, गिफ्ट इन मनी। अब मैंने बोला, जैसे यहां बोला था मैंने आपको कि गिफ्ट क्या मनी के अलावा प्रॉपर्टी पे लग सकता है, यहां पर लिखा था हाँ लग सकता है। प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, ठीक। तो अब प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं। यहां पर मैंने आपको बोला था 918 सिर्फ मनी पे लगता है, प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है। मैंने यहां नोट्स में लिखाया कि ये ओनली फॉर मनी है, प्रॉपर्टी पे नहीं है ये, है ना। तो वही चीज मैंने यहां आपको मिक्स कर दी। इजी है लिखिए इसको, डन। वीडियो रोक के लिखा सर। अब इसी में आते हैं, क्या कहता, अब एग्जाम्पल देखते हैं जो पढ़ा उस पे एग्जाम्पल। सर रिसीव्ड अ कार जिसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 8000, इंडिया में रिसीव किया है, फ्रेंड से रिसीव किया है, बर्थडे में रिसीव किया एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। लेकिन क्या है, कार। कार की जगह मान लो क्वेश्चन एग्जाम में हो फर्नीचर, सर फर्नीचर की जगह मान लो क्वेश्चन हो क्लॉथ, मान लो क्वेश्चन हो वॉचेज, मान लो क्वेश्चन हो मोबाइल, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। क्यों, प्रॉपर्टी है ही नहीं, गिफ्ट का प्रोविजन कैसे लगेगा। सर 8 लाख रुपए की कार है जो मुझे अपने दोस्त से मेरे बर्थडे पर फ्री में मिली है एज अ गिफ्ट। अब कार के जगह फर्नीचर हो, क्लॉथ हो, वॉचेज हो, मोबाइल हो, गिफ्ट के प्रोविजंस नहीं लगते हैं, नॉट टैक्सेबल, किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। सर इसको टैक्स करने के लिए कोई हेड के अंदर कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। गिफ्ट में मिल रही थी चीजें, फ्रेंड से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आए, प्रॉपर्टी के डेफिनेशन से हम बाहर हो गए। प्रॉपर्टी रीजन क्या है, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में कार नहीं है तो नॉट टैक्सेबल। ज्वेलरी है सर, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से अधिक है, इंडिया में गिफ्ट मिला है। इंडिया में जब गिफ्ट मिले तो आगे नहीं पढ़ो, खाली ये देख लो बर्थडे है और फ्रेंड है और बर्थडे है। सर फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट, ये तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिखा है। सर गिफ्ट नॉन रेसिडेंट से मिला है, सेक्शन 9 नहीं लगेगा। मैं सेक्शन 9 में जा भी नहीं रहा, मैं सेक्शन 9 में जा भी नहीं रहा, मैं तो तुमको सेक्शन 5 में फंसा रहा हूं। अगर कोई इनकम तुम इंडिया में रिसीव करते हो तो वो टैक्सेबल होगी 80, 80, 80। मैं सेक्शन 5 के हिसाब से इसको टैक्स कर रहा हूं। सेक्शन 918, 918 हम कब लगाएंगे, जब आपको गिफ्ट इंडिया के बाहर मिले तब लगाओगे ना, अभी लगा के क्या करेंगे। तो यहां ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब गिफ्ट आपको इंडिया से बाहर मिले तब देखेंगे कि रेसिडेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल सिर्फ ये नॉन रेसिडेंट कंफ्यूज करने के लिए कोई योगदान नहीं है इसका, क्योंकि हम आंसर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग दे रहे हैं कि इनकम इंडिया में हो रही है, तीनों में टैक्सेबल, 50,000 से अधिक है, फ्रेंड है, बर्थडे है। सर अब आइए और आगे, और ऐसे भी ज्वेलरी पर
ज्वेलरी पर 918 तो लगेगा ही नहीं, ज्वेलरी पर 918 तो लगना ही नहीं है, ज्वेलरी है। रिसीव्ड ज्वेलरी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ रेसिडेंट फ्रेंड ऑन बर्थडे। सर क्या आप यहां 918 लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्यों सर? ज्वेलरी प्रॉपर्टी है, कैश नहीं है, ये कैश होता तभी लगेगा 918। अब ये गिफ्ट बाहर रिसीव हो रहा है, तो बाहर रिसीव हो रहा तो आरओआर को तो टैक्स कर देंगे, लेकिन बाकी को टैक्स करने के लिए मेरे पास कोई प्रोविजन नहीं है। सर 918 नहीं लग रहा है और ये इनकम इंडिया की भी नहीं है, तो बाकी ये दोनों टैक्सेबल कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है रिवीजन करने के हिसाब से 69, क्योंकि 918 प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है, ज्वेलरी इज अ प्रॉपर्टी। सर अगला एग्जांपल, रिसीव्ड 1 लाख एज अ कैश गिफ्ट इन इंडिया। आगे कौन है? फ्रेंड। आगे कौन है? बर्थडे। अब ये कंफ्यूज करने के लिए रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख 1 लाख 1 लाख, हम लोग सेक्शन 5 के कारण इसको टैक्स कर रहे हैं, हम लोग इसको सेक्शन 5 के कारण टैक्स कर रहे हैं। तो इतना डिस्कशन काफी है गिफ्ट का। फिलहाल हमारे अब सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो भी आपकी बुक में सेट ए सेट बी में है, जो भी स्टडी मैट में है, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आए हुए। अब इससे ज्यादा वैरायटी गिफ्ट की नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा वैरायटी बता दी है गिफ्ट की, हर तरह की वैरायटी बता दी है, 918 को यूज करके भी बता दिया है। एक तरह से आपका 918 कंप्लीट और गिफ्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कंप्लीट। मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल भी ले लिया। जनरली मैं प्रॉपर्टी का एग्जांपल नहीं लेता हूं, रेसिडेंशियल स्टेटस की क्लास में ले लिया। फ्रेंड, बर्थडे, वेडिंग, गिफ्ट इन इंडिया, गिफ्ट आउटसाइड इंडिया सारे कर लिए हैं। कैश गिफ्ट इंडिया में मिला है दोस्त से बर्थडे पे, तीनों में टैक्सेबल। ज्वेलरी मिली है 80,000 रुपीज की आउटसाइड इंडिया फ्रॉम रेसिडेंट, बर्थडे, फ्रेंड, सर दोनों में टैक्सेबल नहीं होगा, 918 अप्लाई नहीं होगा, इसलिए आरओआर टैक्स देगा ही। इन इंडिया मैं 918 में गया ही नहीं, सेक्शन 5 से टैक्स कर रहा हूं। कार प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए सर ये सारा चीज हो गया आपका डन। वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। सर अब एक आप यहां ब्रेक लीजिए, वीडियो रोक के लिख चुके हैं सर, एक चीज यहां पे आप करिए, एक तो ब्रेक लेना है, दूसरा लास्ट 2 घंटे से जो भी आप पढ़े उसको रिवाइज करोगे। लास्ट 2 आवर्स से जो भी आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो, फिर आगे पढ़ेंगे। आज आपने क्या क्या सीखा, चाहे वो गिफ्ट हो या गिफ्ट के पहले हमारा क्या था डिस्कशन, इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट और सेविंग अकाउंट और आरडी अकाउंट। उसके पहले डिवेंचर और बॉन्ड का इंटरेस्ट, उसके पहले डिविडेंड शेयर्स की, ठीक है, उसके पहले एग्रीकल्चरल की इनकम, गुड। अदर सोर्स में पूरा ही सीखा है हमने। उसके पहले हम लोगों ने डिसाइड किया किस चीज का, तो कैपिटल गेन। ज्यादा चीज हमने आज नहीं पढ़ा है, बट यस पढ़ा भी है। सर हमने 2 हेड तो पिछली क्लास में ही कंप्लीट कर लिए थे, पीजीबीपी एंड हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर। आज हम लोगों ने कैपिटल गेन से स्टार्ट किया था, यहां से तो ज्यादा नहीं पढ़ा है। पिछले 2 घंटे में जो भी आप पढ़ा है अगले 15 मिनट में आप बड़े प्यार से रिवीजन कर सकते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, और 5-10 मिनट एक बार गो थ्रू हो जाओ। कुछ हम नई चीज अब पढ़ने वाले सैलरी से रिलेटेड। एकदम यूनिक आपको क्या मिला क्लास में, एकदम यूनिक क्या मिला आज? सर ये गिफ्ट वाली बात यूनिक मिली सर, वो नॉट अ कैपिटल एसेट वाली बात ना यूनिक मिली, कि आप कार बेच रहे हैं, आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, है ना, तो यहां पर ये चीज हमें यूनिक मिली। आप कार बेच रहे हैं, आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं, तो वो कैपिटल गेन ही टैक्सेबल नहीं हुआ, ये यूनिक मिला सर। उसके बाद हमने यूनिक में क्या देखा, हमने सर यूनिक में देखा ये सब चीज तो कॉमन है, इन सब में तो कुछ खास नहीं था। हमने एक यूनिक में देखा यहाँ पे टीटीए टीटीबी का ट्रीटमेंट। उसके बाद यूनिक में गिफ्ट का पूरा कॉन्सेप्ट ही यूनिक था सर, जो अभी तक क्लास में कहीं भी बात ही नहीं हुई थी। तो आज काफी चीजें न्यू सीखे हो, कभी क्लास में उसके बारे में बात ही नहीं हुई। बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो अपने लिए,
और 15 मिनट में जितना भी पढ़ाया है ना 15-20 मिनट में सब रिवीजन कर लो। फिर उसके बाद हम सैलरी की बात करेंगे। और मैंने क्या कहा था, ये हमारा लास्ट डिस्कशन है हेड का। हम लोग 5 हेड्स का डिस्कशन करने वाले थे सेक्शन 5 रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए। तो ये हमारा 5वां हेड है सैलरी, लास्ट डिस्कशन। और इसमें हम लोग इन 2 पॉइंट को भी उड़ा देंगे। 912 को 913 को सैलरी से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, यहां मेंशन है 912 913। आपका 914 हो गया, आपका 918 हो गया, 912 913 अभी हो जाएगा। यानी सेक्शन 9 में टोटल 8 पॉइंट हैं, 4 तो आज ही हो जाएंगे, 4 तो आज ही हो जाएंगे। यस, हमारा टारगेट यही है। टारगेट अब यही है कि आज जो अब आधा 1 घंटा डिस्कशन करना आपके साथ करने के बाद खूब सारे थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले और अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को स्वाहा कंप्लीट कर दें, ताकि हम एक नए चैप्टर में चले जाएं, हाउस प्रॉपर्टी। एक नए चैप्टर में जाना है हमें, हाउस प्रॉपर्टी। मैं क्या चाह रहा हूं, अगली क्लास में ये अच्छे से कंप्लीट कर दें हम लोग। प्लीज ब्रेक लीजिए, वीडियो रोकिए।